अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के टॉपिक का एक पर्टिकुलर आईकेप का पास पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास समर 2013 में आया था और समर 2013 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दो कंपनीज हैं। एक कंपनी दूसरे को परचेज कर रही है, खरीद रही है थ्रू पेमेंट ऑफ अ कंसिडरेशन, और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है। इस सवाल को जरा देखते हैं और समझते हैं। देखिए, सवाल में लिखा हुआ है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टेक्सला पावर लिमिटेड टीपीएल is considering to acquire the shareholdings of Digari Power Limited DPL in a share exchange arrangement। एक कंपनी है जिसका नाम है टीपीएल और एक कंपनी है जिसका नाम है डीपीएल। तो टीपीएल डीपीएल को खरीद रही है, यानी कि टीपीएल एक्वायरर है और डीपीएल टारगेट है। TPL's board is of the opinion that the proposed acquisition will enable TPL to, यानी कि अगर ये TPL ने DPL को खरीदा तो क्या होगा। नंबर वन, इमीडिएटली इंक्रीज द कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ द टू कंपनीज बाय ₹12 मिलियन। पहली चीज जो होगी वो ये है कि दोनों कंपनीज का जो कंबाइंड प्रॉफिट है वो 12 मिलियन से इंक्रीज हो जाएगा। जितना भी अभी है उसमें 12 मिलियन एडअप हो जाएगा। ये एक सेनेर्जिस्टिक बेनिफिट है। सेनेजी का बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स इन कॉस्ट भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सेल डीपीएल सरप्लस फिक्स्ड एसेट्स, दीज एसेट्स कैन बी सोल्ड फॉर ₹20 मिलियन। और इसके अलावा हम डीपीएल के कुछ एक्स्ट्रा एसेट्स हैं वो बेच देंगे जब उसको खरीदेंगे, और वो एसेट्स 20 मिलियन रुपए में बिकेंगे। अब यहां पर इन एसेट्स की कोई कॉस्ट नहीं दी हुई है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो 20 मिलियन सेल्स प्रोसीड है ये पूरी की पूरी मेरी इनकम या गेन ऑन डिस्पोजल है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में वो ये बोल दे कि भाई 15 मिलियन रुपए की कॉस्ट के एसेट थे जो आपने 20 मिलियन में बेचे, तो 5 मिलियन का गेन ऑन डिस्पोजल होता। अगर मेरे पास वन टाइम गेन ऑन डिस्पोजल होता है, यानी कि यहां पर जिस तरह से वन ऑफ गेन ऑन डिस्पोजल हो रहा है, तो मैं इसको नॉर्मल प्रॉफिट्स में जब मर्जर्स एंड एक्विजिशन के क्वेश्चंस होते हैं शामिल नहीं करता। क्योंकि अगर मैं उसको नॉर्मल प्रॉफिट में शामिल कर दूंगा और लेट से पीई रेशो है या पीई मल्टीपल है उससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो उसके मल्टीपल टाइम इम्पेक्ट आ जाएंगे। इसको हमें सेपरेटली ट्रीट करना होता है। कोई रिडंडेंसी हो, कोई फिक्स एसेट का बेचना हो जो हमने सिर्फ और सिर्फ एक बार बेचा है। देखिए ना, ये 20 मिलियन का गेन हर साल तो नहीं होगा ना। ये 20 मिलियन का गेन एक बार हुआ होगा, तो इसका वन टाइम इम्पैक्ट लेना होता है। अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हमें सिर्फ और सिर्फ वन टाइम इसका इम्पैक्ट लेना होगा। And reduce TPL's risk factor as perceived by its shareholders, which will result in decline in their annual return expectations by 2%। यानी कि जो टीपीएल का करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 2% से 2% से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये इसलिए रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो आप समझेंगे कि कंपनी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, वेल डाइवर्सिफाइड है, इसमें रिस्क कम है। जब कंपनी में रिस्क कम होता है तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम डिमांड करते हैं, वो कम रिस्क ले रहे होते हैं तो कम रिटर्न डिमांड कर रहे होते हैं। DPL has maintained a steady level of profitability and dividend performance in the preceding years, and its existing shareholders expect that this trend will continue in the future. Current market value of DPL's ordinary shares is 25.6 rupees per share। DPL यानी कि जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है उसकी जो पास्ट की परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी रही है वो कंसिस्टेंट और कांस्टेंट रही है। उसके एक शेयर की वैल्यू 25.6 है। लिहाजा अगर आप यहाँ पर ये टेबल देखते हो ना, मैंने इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी है, जिसमें से सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है मार्केट वैल्यू पर शेयर। डीपीएल के एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो 25.6 मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दी है ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकें। Following information has been extracted from the financial statements of both the companies for the year ended 31st May 2013। 31 मई 2013 वाले दिन पर आपके पास कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और वो क्या है। नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज, यानी कि वर्किंग कैपिटल। शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर शेयर कैपिटल के साथ लिखा हुआ है ₹10 ईच।
यानी कि एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए है, और टीपीएल जो है इसके मिलियन रुपीस में, इन मिलियंस 100 मिलियन के शेयर्स हैं और डीपीएल के 50 मिलियन के शेयर्स हैं। तो मैंने 100 मिलियन को 10 से और 50 मिलियन को 10 से डिवाइड किया, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मालूम हो गए। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ शेयर्स भी मेंशन कर दिए हैं। मैंने 100 को 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास 10 मिलियन शेयर्स जो हैं वो टीपीएल के हैं, और मैंने 50 को 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास 5 मिलियन शेयर्स डीपीएल के हैं। रिजर्व्स हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80 और 16 है। 80 और 16 मैंने प्रॉफिट फॉर द ईयर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। डिविडेंड फॉर द ईयर पेड ऑन 31st ऑफ मई 2013, और जो अभी अभी डिविडेंड पे हुआ है वो 40 और 16 है, 40 और 16 है। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टीपीएल टीपीएल जो कंपनी है ना, वो जितना कमाती है, जितना प्रॉफिट होता है, उसका 50% आधा डिविडेंड में लोगों को तकसीम कर देती है, शेयर होल्डर्स को दे देती है, और आधा बिजनेस में रिटेन करती है, जिससे बिजनेस की ग्रोथ होती होगी। और डीपीएल 100% प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड में दे रही है। ये इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर भी डॉक्यूमेंट कर दी है। अच्छा देखिए, मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ टीपीएल जो 56 है वो भी सवाल में दी हुई थी यहाँ पर। द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ टीपीएल ऑर्डिनरी शेयर्स इज ₹56 पर शेयर। तो मैंने उससे ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, दोनों कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी मार्केट वैल्यू पर शेयर है मेरे पास। नंबर ऑफ शेयर्स दोनों के मौजूद हैं। जब नंबर ऑफ शेयर्स भी मौजूद हैं तो टोटल मार्केट वैल्यू प्री एक्विजिशन और मर्जर की ट्रांजैक्शन होने से पहले इनके जो टोटल मार्केट वैल्यू होगी 56 इंटू 10 और 25.6 इंटू 5 वो भी मेंशन कर दी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर हम थोड़ी देर में आते हैं। डिविडेंड जस्ट पेड भी मैंने कॉपी पेस्ट किया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी मैंने कॉपी पेस्ट किया है। डिविडेंड पे आउट रेशो जो होना चाहिए, यानी कि कितना परसेंट डिविडेंड पे हो रहा है, वो भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। और वो ऐसे कैलकुलेट किया है कि अगर 40 मिलियन में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ आउट ऑफ 80 मिलियन, तो मैं 50% अपना डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो डिविडेंड पे आउट रेशो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कितना परसेंट है, कितना परसेंट मैं बांट देता हूँ। ग्रोथ रेट इन प्रॉफिट्स पर हम आते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, एट प्रेजेंट द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन नेट प्रॉफिट्स इज 12% पर एनम व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड आफ्टर एक्विजिशन। यानी कि अभी प्रेजेंटली मौजूदा तौर पर 12% का पर एनम ग्रोथ रेट है प्रॉफिट्स का, और ये जो एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन है उसके बाद भी होगा। द बोर्ड इंटेंड्स टू कंटिन्यू टू मेंटेन द सेम डिविडेंड पे आउट रेशो, और कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बाद में भी 50% डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 50% डिविडेंड में दिया जा रहा होगा। तो ये 12% भी आपके पास कहाँ से वैल्यू आई, ये आपको पता चल गया है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर। देखिए, दो फॉर्मूले हैं जो इस सवाल के लिए रेलेवेंट हैं, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और सबसे पहले तो आपके पास एक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल डीवीएम एक मॉडल होता है। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ये कहता है कि अगर मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करनी है, तो डिविडेंड जस्ट पेड दैट इज डी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। ये फॉर्मूला आप सबको मालूम होगा। यहाँ पर इस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हम ये फॉर्मूला जानते हैं। तो मार्केट प्राइस पर शेयर या मार्केट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। हाँ, अगर मैं डिविडेंड पर शेयर नहीं लिखूंगा और इंटायर डिविडेंड लिखूंगा, कंपनी का टोटल डिविडेंड लिखूंगा, तो मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी आ जाएगी। और अगर एक शेयर का डिविडेंड लिखूंगा तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। इसी फॉर्मूले को रीशफल कर कर अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को सब्जेक्ट बनाया जाए, यानी कि ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बॉटम पर नजर आ रहा है, मैथमेटिकली इस फॉर्मूले को ही घुमाकर, इसी फॉर्मूले को घुमाकर, एक ही फॉर्मूला है, ये दो नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है। यानी कि ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा था, ये लेफ्ट साइड पर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, फिर माइनस का ग्रोथ रेट साइड राइट साइड पर जाएगा, तो वो पॉजिटिव का ग्रोथ रेट हो जाएगा। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला ऊपर वाले ही फॉर्मूले से बना है। अगर आप ऊपर वाला फॉर्मूला पेन पेपर लेकर लिखेंगे और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज हो सकता है। ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या है? डिविडेंड जस्ट पेड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ रेट। सही है जनाब। तो मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर कर कंपनी का एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम किया है। कैसे? फॉर्मूला क्या कहता था? डिविडेंड जस्ट पेड यानी कि जो अभी अभी आपने डिविडेंड दिया हो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ रेट। आप देख सकते हैं सारी लिंकिंग हुई हुई है। डिविडेंड जस्ट पेड 40 है, वो O10 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट। 1 प्लस ग्रोथ रेट हमारा 12% है, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर।
मार्केट प्राइस पर शेयर में सर 560 क्यों लिया आपने? एक शेयर की मार्केट प्राइस क्यों नहीं ली? 56 क्यों नहीं ली? इसलिए 56 नहीं ली क्योंकि डिविडेंड भी मैंने पूरा लिया है। अगर मैं डिविडेंड की वैल्यू 40 मिलियन ले रहा हूं, यानी कि सारे शेयर्स का डिविडेंड ले रहा हूं, तो फिर डिनोमिनेटर में मैं मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी लूंगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड फॉर वन शेयर ले रहा होता, यानी कि 40 नहीं बल्कि 40 डिवाइडेड बाई 10 4 ले रहा होता, तो जब मैं 4 लेता ना, यानी कि डिविडेंड पर शेयर इस फॉर्मूले में लेता, तो फिर मैं मार्केट प्राइस पर शेयर लेता। तो यहां पर मैंने कंपनी का पूरा डिविडेंड लिया है सारे शेयर्स का, तो नीचे भी मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी यानी कि सारे शेयर्स की वैल्यू लिखी है। प्लस ग्रोथ रेट वो आपका 12% है। इस फॉर्मूले को यूज करने के हिसाब से 20% का हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास टीपीएल का 20% बना। सवाल में बुलेट नंबर 3 में ये मेंशन था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 2% से कम हो जाएगा जब ये ट्रांजैक्शन गो हेड होगी। तो मर्ज कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वो करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से 2% कम होगा, यानी कि 20 के बजाय 18% होगा। अच्छा, नई जो कंपनी होगी उसका प्रॉफिट कितना होगा? उसका प्रॉफिट जो है वो 80, 16 और 12 होगा। सर ये क्यों? क्योंकि सवाल में ये लिखा हुआ है कि जब ये ट्रांजैक्शन गो अहेड होगी, तो बुलेट नंबर 1 ये कहता कि था कि इमीडिएटली इंक्रीज द कंबाइंड प्रॉफिट्स ऑफ द टू कंपनीज बाय ₹12 मिलियन। ये सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स हैं। तो नई जो कंपनी होगी उसका प्रॉफिट 80 प्लस 16 प्लस 12 होगा। ये भी मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया, ये 108 है। फिर सवाल में ये मेंशन्ड है कि कंपनी अपनी करंट पॉलिसी पे रहेगी। बिल्कुल एंड में, द बोर्ड इंटेंड्स टू कंटिन्यू टू मेंटेन द सेम डिविडेंड पे आउट रेशियो। द बोर्ड इंटेंड्स टू कंटिन्यू टू मेंटेन द सेम डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब ये हो गया कि कंपनी जो है ना अभी भी उतना ही डिविडेंड पे करेगी जितना पहले करती थी। तो अगर 108 प्रॉफिट है और उसका 50% डिविडेंड में दिया जा रहा है, तो मर्ज कंपनी जो है उसका डिविडेंड जो होगा टोटल वो 54 मिलियन होगा। अच्छा, यहाँ पर ये याद रहे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सवाल में डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना है, पी रेशो मॉडल अप्लाई नहीं करना है। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, तो सवाल में कोई ना कोई पर्टिकुलरली हिंट आपको अवेलेबल होती है। यहाँ पर बार बार वो डिविडेंड की बात कर रहा है, डिविडेंड पे आउट रेशो की बात कर रहा है, डिविडेंड की ग्रोथ की बात कर रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रहा है, पी रेशो नहीं दे रहा है। ये सारी चीज़ें इस चीज़ को हिंट दे रही हैं कि यहाँ पर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की एप्लीकेशन होगी रादर देन पी रेशो मॉडल की, फ्री कैश फ्लोज मॉडल की। तो आपने सवाल से इस हिंट को पिक करना होगा। यहाँ पर कहीं पी रेशो नहीं है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और उसकी कैलकुलेशंस हैं, यहाँ पर डिविडेंड 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 10 बार सवाल में कहा जा रहा है। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि शेयर्स की वैल्यूएशन के लिए डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा जी अब ये 54 जो है वो कंपनी मर्ज्ड कंपनी का डी नॉट है, करेक्ट? जैसे ही कंपनी मर्ज होगी तो उसके बाद जो ये वैल्यू बनेगी वो 54 होगी। आपने क्या किया, आपने जो है ना इस पर अब ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जो कि हमने यहाँ पर सीखा। मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू डिविडेंड जस्ट पेड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। अच्छा, अब अगेन क्योंकि मैं डिविडेंड पर शेयर नहीं ले रहा बल्कि मैं टोटल डिविडेंड ले रहा हूं, आप मेरा अगर फॉर्मूला देखेंगे तो मैं O17 यानी कि 54 मिलियन यानी कि कंपनी का टोटल डिविडेंड ले रहा हूं अपने फॉर्मूले में। तो मेरे पास मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं आएगी बल्कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इंटायर कंपनी आएगी। उसको मल्टीप्लाई किया मैंने 1 प्लस ग्रोथ रेट से। सर ग्रोथ रेट आपने जो पिक किया वो 12% क्यों किया? सवाल पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ग्रोथ रेट कंपनी के मर्ज होने के बाद भी वही होगा जो अभी है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% हो गया माइनस ग्रोथ रेट जो कि 12% है। तो इस हिसाब से आपके पास जितने भी फ्यूचर के डिविडेंड्स हैं उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1008 बनती है। ठीक है। अच्छा, यहां पर ये वाली बात आती है पॉइंट नंबर 2 वाली, सेल डीपीएल सरप्लस फिक्स एसेट्स दीज एसेट्स कैन बी सोल्ड फॉर ₹20 मिलियन। इसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था कि अगर कोई वन ऑफ ट्रांजैक्शन हो आपके सवाल में, यानी कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिस तरह से आपने कोई एसेट बेच दिया, अब उसका गेन एक बार होना है, या आपने जो है वो कोई रिडेंडेंसी कॉस्ट इनकर करी जिसकी वजह से कॉस्ट एक बार इनकर होनी है, ये वन टाइम ट्रांजेक्शन जो है ना इसको आप नॉर्मल प्रॉफिट्स में नहीं शामिल करते हो। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर बिल फर्ज में 20 मिलियन ये जो हमने एसेट्स बेचे हैं, अच्छा मैंने ये भी आपको शुरू में बताया अगर किसी ने स्किप की वीडियो, कि 20 मिलियन पूरा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कॉस्ट नहीं दी हुई है। अदरवाइज अगर कॉस्ट भी दी हुई होती है इन एसेट्स की, फॉर एग्जांपल 15 मिलियन, तो 20 माइनस 15 यानी कि 5 लेते सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ पर ये जो गेन हमारे पास आ रहा है डिस्पोजल पर 20 मिलियन रुपए का, इसको हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे
इसको हम कंपनी के नॉर्मल प्रॉफिट्स में शामिल नहीं करेंगे। सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से तो ये नॉर्मल प्रॉफिट में, अदर गेन्स में आएगा, अदर इनकम में आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर अभी हम यहाँ पर इसको 108 में 20 भी शामिल कर कर और इसको 128 कर देते, तो उसकी वजह से हमारा डिविडेंड भी बढ़ जाता। जब डिविडेंड भी बढ़ जाता तो इसका आंसर भी मल्टीपल इम्पैक्ट्स ले रहा होता, क्योंकि ये जो आंसर होता है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स होता है, जो रिटेनेबल रेगुलर प्रॉफिट्स कंपनी फ्यूचर में कमा रही होगी उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू होती है। इसमें वन टाइम ट्रांजैक्शंस को केटर नहीं किया जाता। अगर हम इसको इन्फ्लेट इंक्लूड कर देंगे तो ऐसा होगा कि जैसे मैं हर साल एक एसेट बेचता था और एसेट बेचकर 20 मिलियन और फिर 12% की ग्रोथ के हिसाब से हर साल उससे ज्यादा से ज्यादा गेन हासिल कर रहा होता था। तो जब मैं पोस्ट एक्विजिशन मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी निकालता हूं तो मैं बोलता हूं कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से 1008 प्लस वन टाइम कोई भी अगर आपके पास ट्रांजैक्शन है उसका इम्पेक्ट, तो हम कहेंगे कि भाई पोस्ट एक्विजिशन जो वैल्यू है कंपनी की वो 1028 है। ठीक है जी। अच्छा, ये दो चीजें जब आप आराम से तसल्ली से देख लें फिर आगे बढ़िएगा। अब हम और आगे आते हैं। अब हमसे सवाल ये पूछा जा रहा था, कैलकुलेट दी मैक्सिमम प्राइस दैट टीपीएल मे पे फॉर द एक्विजिशन ऑफ डीपीएल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या प्राइस जो है वो टीपीएल के शेयर होल्डर डीपीएल वालों को खरीदने के लिए पे करेंगे। इस मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्रीमियम, मैक्सिमम कंसिडरेशन पर मैंने एक सेपरेट लेसन बनाया है, वो आपने लाजमी 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 देखना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आइडिया होगा। बहरहाल हमने करा क्या कि भाई पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू 1028 है और इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, प्री एक्विजिशन वैल्यू ऑफ बोथ कंपनीज, दोनों कंपनीज की एक्विजिशन से पहले वैल्यू 560 और 128 यानी कि टोटल 688 थी। इसका मतलब एक्विजिशन की वजह से, अगर लेट से सवाल ये होता कि एक्विजिशन की वजह से कितनी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है, सेनेर्जिस्टिक गेन कितना है, या सेनेर्जी की वजह से कितना आपने जो है वो कमाया है, सेनेर्जी की वजह से क्या आपको हासिल हुआ है, सेनेर्जिस्टिक इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू क्या है, सेनेर्जी का इम्पैक्ट क्या है, तो आप क्या करते हैं कि पोस्ट एक्विजिशन वैल्यूज में से प्री एक्विजिशन वैल्यूज को माइनस करते हैं, आपको सिनर्जिस्टिक बेनिफिट 340 मिलियन का मिल रहा है। यानी कि दोनों कंपनीज के एक हो जाने के बाद कंपनी की टोटल वैल्यू 1028 है। जब दोनों कंपनीज अलग अलग थी तो उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज का सम 688 था। यानी कि दोनों कंपनीज का एक हो जाने के बाद 340 की मार्केट वैल्यू में चेंज है, इंक्रीज है, इजाफा है, फायदा है। मैक्सिमम प्रीमियम 340 होगा। मैक्सिमम प्रीमियम का मतलब ये होता है कि जितना भी सिनर्जिस्टिक बेनिफिट हो वो मैं टारगेट कंपनी को दे दूं, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को बोलूं आपकी जो वैल्यू बनती है ना, प्लस जितना भी सिनर्जी का बेनिफिट है वो भी मैं आपके हाथ में रखता हूं, वो आप इंजॉय करें। इस केस में हम कहते हैं कि भाई ये हमारी मैक्सिमम प्रीमियम की वैल्यू है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो जरूर देखिएगा। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम कंसिडरेशन क्या होगी? मैक्सिमम कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम प्रीमियम प्लस प्री एक्विजिशन वैल्यू ऑफ द टारगेट। तो टारगेट की प्री एक्विजिशन वैल्यू कितनी थी? 128। और अगर मैं टारगेट को सारा का सारा जितना भी सिनर्जी बनी है वो सारी की सारी उसके शेयर होल्डर्स के हवाले कर दूं, तो मेरी मैक्सिमम कंसिडरेशन 468 बनेगी। यानी कि नई कंपनी की वैल्यू 1028 होगी, 1028 में से 468 वाला हिस्सा डीपीएल के शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए और टीपीएल के शेयर होल्डर्स को 560 ही दिया जाए। इसका मतलब कि मैक्सिमम प्रीमियम में मैक्सिमम कंसिडरेशन वो वैल्यू होती है जिसपे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की मार्केट वैल्यू में कोई भी इंक्रीज ना आ रहा हो। इसकी जो सेपरेट वीडियो है वो जरूर देखिएगा ताकि आपको बात बेहतर तरीके से समझ आए। कुछ स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, अगर ऐसा किया जाए, अगर ऐसा किया जाए, अगर मैक्सिमम प्रीमियम और मैक्सिमम कंसिडरेशन दी जाए तो होगा क्या कि देखें, नई कंपनी की जो टोटल वैल्यू है वो 1028 है, 1028 है टोटल वैल्यू नई कंपनी की। अगर हम 468 डीपीएल के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे देंगे तो हमारे लिए 560 बनेगा, क्योंकि टोटल 1028 है, टोटल 1028 है, टोटल 1028 है, डीपीएल वालों को 468 दे दिया तो मेरे लिए 560 बच गया। प्री एक्विजिशन मेरी वैल्यू 568 थी और डीपीएल वालों की 128 थी। इसका मतलब मुझे क्या कोई गेन और ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन होगा? नहीं। टीपीएल के शेयर होल्डर को नहीं होगा, डीपीएल के शेयर होल्डर्स को उतना ही होगा जितना सिनर्जी का बेनिफिट है। ये टेबल मैंने इसलिए बना दिया है ताकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब मैक्सिमम प्रीमियम पे किया जाता है या मैक्सिमम कंसिडरेशन पे करी जाती है तो जो करंट मौजूदा एक्वायरर के शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी वैल्यू में कोई भी इंक्रीज आता है या नहीं? कोई इंक्रीज नहीं आता। और आप देख सकते हैं क्योंकि जितना भी इंक्रीज का बेनिफिट होता है हम डीपीएल वालों को दे रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें मैक्सिमम पैसे देने को तैयार हूं, तुम बस हमारे हिस्सा बन जाओ।
तो मैं मैक्सिमम हिस्सा वो दूंगा जिस पर मैं अभी से बुरा ना हूं, ब्रेक इवन पर हूं, अभी से अच्छा ना हूं बुरा भी ना हूं, जहां खड़ा था वहीं रहूं। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा एक सोचने समझने वाली वर्किंग मैंने करी है जो आपने भी करनी होगी, और इसी में पार्ट ए का आंसर भी है। पार्ट बी में बोलते हैं द फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑफ टीपीएल इज ऑफ द ओपिनियन दैट टीपीएल शेयर होल्डर्स मे बी परसुएटेड टू सेल द एंटायर शेयर होल्डिंग्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ओवर द करंट मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन दिस assumption 1, 2 एंड 3। अच्छा, ये याद रहे कि पार्ट ए एक अलग पार्ट था, पार्ट बी एक अलग पार्ट है। पार्ट ए में वो बोलता था कि क्या मैक्सिमम प्राइस हो सकती है, मैक्सिमम प्राइस यानी कि क्या मैक्सिमम कंसिडरेशन हो सकती है जो टीपीएल वाले डीपीएल को पे करेंगे, उसका आंसर है 468। अब पार्ट बी का ए से कोई लिंक नहीं है। पार्ट बी में ये कहता है कि अगर अगर डीपीएल वाले अपनी कंपनी 20% के प्रीमियम पर बेच रहे हों तो फिर 1, 2 और 3 का आंसर करो। अब इसमें 1 क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच टीपीएल विल बी रिक्वायर्ड टू इशू टू द शेयर होल्डर्स ऑफ डीपीएल एज प्राइस कंसिडरेशन। जब हम किसी और कंपनी को खरीदते हैं तो 3 तरीकों से खरीद सकते हैं। या तो उसको हम अपनी कंपनी के शेयर्स देते हैं, या तो उसको अपनी कंपनी के हम कोई डेट इंस्ट्रूमेंट देते हैं, या हम उसको जो है वो कैश या बैंक से चेक देते हैं, पैसे दे देते हैं। ये कॉमन 3 तरीके होते हैं। अब देखिए, पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू जो है नई कंपनी की वो 1028 है। ठीक है। अगर बिल फर्ज इसमें से डीपीएल के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी कंपनी 20% प्रीमियम पर बेचने को तैयार हैं, यानी कि वो ये कहते हैं कि भाई अभी हमारे शेयर्स की वैल्यू 128 है, अभी हम एक सेपरेट कंपनी, आप एक सेपरेट कंपनी हो, हमारी कंपनी के सारे शेयर्स की टोटल वैल्यू 128 मिलियन है, आप हमें खरीद लो, आप हमें खरीद लो। लेकिन आप खरीदोगे ना तो आप शेयर्स देना, हमें हमें कैश नहीं चाहिए, हमें 128 मिलियन कैश नहीं चाहिए, आप हमें खरीद लो। आप हमें जब खरीदोगे तो आप ये जो नई बड़ी वाली कंपनी बनेगी इसमें हमें आप अपना शेयर होल्डर बना लेना, पहली चीज। अब शेयर होल्डर कैसे बनाया जाता है, जो टारगेट कंपनी होती है उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि अभी आपको डीपीएल के जो 5 मिलियन शेयर्स नजर आ रहे हैं इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और इसके बदले उसके सारे एसेट्स लायबिलिटीज को कंबाइन कर कर डीपीएल के शेयर होल्डर्स को टीपीएल में नए शेयर्स दे दिए जाएंगे। तो इसका मतलब टीपीएल में आफ्टर ट्रांजेक्शन 2 लोग होंगे, एक वो जो टीपीएल के आज भी शेयर होल्डर हैं, बाद में भी शेयर होल्डर होंगे जिनके पास 10 मिलियन शेयर हैं, एक वो जो डीपीएल से अब टीपीएल के शेयर होल्डर बनने हैं, इनके डीपीएल के शेयर्स को कैंसिल कर दिया, इनको टीपीएल में नए शेयर्स दे दिए। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट ये होगा कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। अगर अभी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 10 मिलियन है, तो अब डीपीएल वाले जो टीपीएल का पार्ट बनेंगे उनको भी कुछ नए शेयर्स देने होंगे। अच्छा जी, होगा क्या, डीपीएल वाले ये बोलते हैं, डीपीएल वाले ये बोलते हैं हमें नई कंपनी में शेयर्स दे दो, हम अपनी कंपनी को बेचने के लिए तैयार हैं, अलबत्ता 20% प्रीमियम पर। 20% प्रीमियम का मतलब ये है कि अगर अभी हमारी कंपनी और हमारी कंपनी के सारे शेयर्स की वैल्यू 128 मिलियन है तो हम आपकी कंपनी का पार्ट बन जाएंगे, लेकिन आपकी कंपनी में हमें इतने शेयर्स देना जिनकी वैल्यू 153.6 हो। बात गौर से सुनिएगा, डीपीएल वाले कह रहे हैं हम अपने शेयर्स कैंसिल करते हैं, अपनी नई कंपनी में हमें नए शेयर्स दे दो, लेकिन हमें नई कंपनी में इतने शेयर्स देना कि जिनकी टोटल वैल्यू 128 मल्टीप्लाइड बाय 1.20 20% का प्रीमियम यानी कि 153.6 हो। तो अब देखिए, नई कंपनी की टोटल वैल्यू 1028 होगी, ये मैं जानता हूं, नई कंपनी की टोटल वैल्यू 1028 होगी, ये मैं जानता हूं, नई कंपनी की टोटल वैल्यू 1028 होगी, ये मैं जानता हूं। उसमें से उसमें से मुझे कुछ शेयर्स नए इशू करने होंगे, कुछ नए शेयर्स मुझे लोगों को देने होंगे, जो नए शेयर्स मुझे लोगों को देने होंगे वो इतने रुपए के देने होंगे, 153.6 मिलियन के नए शेयर्स देने होंगे। ये 153.6 मिलियन के शेयर्स किनको दिए जाएंगे, ये 153.6 मिलियन के शेयर्स डीपीएल के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको दिए जाएंगे। एक शेयर की क्या वैल्यू होगी ये अभी नहीं मालूम। हाँ, मुझे ये मालूम है कि जो लोग रह जाएंगे, जो मेरी कंपनी में आज भी हैं और बाद में भी होंगे, उनको 874.40 मिलियन वाले शेयर्स मिलेंगे। देखें, नई कंपनी की टोटल वैल्यू 1028 होगी, इसमें 2 तरह के लोग पाए जाएंगे, एक वो जो आज भी शेयर होल्डर हैं, कल भी शेयर होल्डर होंगे, इनके पास आज 10 मिलियन शेयर्स हैं, इनके पास बाद में भी 10 मिलियन शेयर्स होंगे। एक वो जिनको नए शेयर्स दिए जाएंगे, नए शेयर्स कितने दिए जाएंगे ये नहीं पता, अलबत्ता इतने देने हैं जिसकी टोटल वैल्यू 153.6 हो। इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू एट्रीब्यूटेबल टू टीपीएल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 874.40 होगी। क्यों, 1028 कंपनी की टोटल वैल्यू है,
उसमें से डीपीएल के जो नए शेयर्स इशू करने हैं, नए शेयर्स मुझे देने हैं, डीपीएल वालों को नए शेयर्स देने हैं, उनकी टोटल वैल्यू 153.6 होनी चाहिए। एक ये वाले शेयर होल्डर्स होंगे, एक वो होंगे जो आज भी शेयर होल्डर हैं, बाद में भी होंगे, आज भी शेयर होल्डर है, बाद में भी होंगे, आज भी हैं, बाद में भी होंगे। उनके टोटल शेयर्स की वैल्यू 874.40 होनी चाहिए। उनके टोटल शेयर्स की वैल्यू 874.40 होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टोटल कंपनी की वैल्यू है और ये एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, तो ये दूसरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे, तीसरा तो कोई है ही नहीं। अच्छा, ये 874.40, इसका मतलब ये हो गया कि ये टीपीएल के जो आज भी शेयर होल्डर्स हैं और बाद में भी शेयर होल्डर्स होंगे, उनके सारे शेयर्स की वैल्यू है। और इनको कोई नए शेयर्स तो दिए नहीं जा रहे, यानी कि इनके पास 10 मिलियन शेयर्स होंगे। यानी कि आफ्टर दी ट्रांजेक्शन ये कह सकते हैं कि इनके एक शेयर की वैल्यू 87.44 होगी। 874.40 10 मिलियन शेयर्स की वैल्यू है, 10 मिलियन से डिवाइड किया, एक शेयर की वैल्यू आ गई 87.44। ये एक नए कंपनी के शेयर की वैल्यू होगी। ठीक है, 874.40 10 मिलियन शेयर्स की वैल्यू है, 10 मिलियन शेयर से डिवाइड किया तो एक शेयर की वैल्यू 87.44 आ गई। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब एक और हुआ, वो ये हुआ कि टीपीएल के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की अभी ट्रांजैक्शन से पहले एक शेयर की वैल्यू 56 थी। ट्रांजैक्शन के बाद अगर इस हिसाब से ट्रांजैक्शन चलती है जिसमें 20% मैं डीपीएल के शेयर होल्डर्स को दे रहा हूं, मेरे एक शेयर की वैल्यू 87.44 हो जाएगी, यानी कि मेरे शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी, कुछ सिनर्जिस्टिक बेनिफिट मुझे मिल रहा है। ठीक है। अब कंपनी में जितने भी लोग होते हैं ना, उन सबके पास जितने भी शेयर्स होते हैं ना, हर शेयर की वैल्यू तो सेम होती है। अब अगर 87.4 10 मिलियन शेयर्स रिप्रेजेंट कर रहा था, जिससे हमें ये पता चल गया कि एक शेयर की वैल्यू 87.44 होगी, तो मुझे कितने शेयर्स डीपीएल के शेयर होल्डर्स को इशू करने होंगे? 153.6 मिलियन के शेयर्स इशू करने हैं। 153 इतने शेयर्स इशू करने थे ना कि जिससे उन शेयर्स की टोटल वैल्यू 153.60 हो। एक शेयर की वैल्यू 87.44 है, तो अगर मुझे इतने शेयर्स इशू करने हैं जिनकी टोटल वैल्यू 153.60 हो और एक शेयर की वैल्यू 87.44 है, तो मुझे 153.60 डिवाइडेड बाय 87.44 यानी कि मुझे 1.76 मिलियन नए शेयर्स इशू करने होंगे। इस स्पेसिफिक इशुएंस ऑफ शेयर के केस को भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करा है। ना समझ आए मुझसे डिस्कस करें। ये कुछ कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं जो आपने अच्छे से देखने हैं, लेकिन ये न्यू नंबर ऑफ शेयर्स होंगे जो मुझे इशू करने होंगे। बिकॉज देखिए, नई कंपनी के सारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू तो सेम होगी ना। ऐसे नहीं हो सकता मिस्टर ए बोले भाई मेरे मेरे भी इस कंपनी में शेयर है, मिस्टर बी बोले मेरे भी इस कंपनी में शेयर है, ए बोले मेरे एक शेयर की वैल्यू 87.44 है, बी बोले मेरे एक शेयर की वैल्यू 50.2 है। नई कंपनी के सारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू एक ही जितनी होगी। लिहाजा मैं यहां से 153.6 मिलियन के टोटल शेयर्स इशू करने हैं, एक शेयर की वैल्यू 87.44 है, तो मैं 1.76 मिलियन शेयर्स इशू कर रहा हूँगा। फर्दर मोर मैंने एक और टेबल बनाया, पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू जो टीपीएल के शेयर होल्डर्स की है वो कितनी है, 87.40, ये यहाँ से आ गई। डीपीएल को जो मैं शेयर्स दूंगा, डीपीएल को जो मैं शेयर्स दूंगा, उन शेयर्स की टोटल वैल्यू 153.6 होनी चाहिए। इन दोनों का टोटल 1028 है, नई कंपनी की टोटल वैल्यू। प्री एक्विजिशन इनके शेयर्स की ये वैल्यू थी, तो दोनों तरह के शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है। जो टीपीएल के शेयर होल्डर्स हैं, टीपीएल के सारे शेयर होल्डर्स, पहले उनके सारे शेयर्स की वैल्यू 560 थी, अब 87.40 हो रही है, यानी कि उनकी शेयर्स की वैल्यू में 314.40 का इजाफा हो रहा है। डीपीएल के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके सारे शेयर्स की वैल्यू पहले 128 थी, अब 153.60 है, यानी कि उनके सारे शेयर्स की वैल्यू में 25.60 का इजाफा हो रहा है। तो यहां पर आपसे कैलकुलेट करवाया जा रहा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच टीपीएल वुड बी रिक्वायर्ड टू इशू टू द शेयर होल्डर्स ऑफ डीपीएल एज प्राइस कंसिडरेशन, वो 1.76 मिलियन न्यू शेयर्स है। What benefits, if any, will accrue to the existing shareholders of TPL and DPL through the proposed acquisition? ये benefits हैं जो इन दोनों को या gain to shareholders मिलेगा। Discuss other relevant factors that the director or shareholders of both the companies may consider in assessing the proposed acquisition। और इसके अलावा कौन से ऐसे factors हैं जो directors को या shareholders को consider करने चाहिए इन companies के जब ये transaction हो रही हो। तो ये जो आखिरी theoretical part है इसको थोड़ा सा देखते हैं। Other factors to be considered are as follows: the directors and shareholders of TPL वाले जो directors और shareholders हैं वो क्या consider करेंगे? They should consider whether there are any other companies that they might take over instead of DPL। DPL के अलावा क्या और कोई कंपनी है जिसकी हम वर्किंग करके देख सकें, उससे कितना synergistic benefit वगैरह आएगा। Whether they could acquire a collection of assets similar to DPL on a cheaper piecemeal basis। यानी कि अगर हम डीपीएल ना खरीदें, बल्कि डीपीएल में जो जो एसेट्स हैं वो एक एक करके खरीद कर एक नई कंपनी खुद बना लें, तो क्या वो
सस्ता तो नहीं पड़ेगा, रादर देन कि हम ये कंपनी खरीदें। The assessment of performance forecasts that have been made about the enlarged company, especially in relation to the relatively high synergy profits that are expected to be generated and a reduction in operating risk. ये जो हमने वर्किंग करी है कि भाई सिनर्जी से 12 मिलियन रुपए का प्रॉफिट में फायदा होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्या ये रियलिस्टिक है? क्या ये बात रियलिस्टिक है जो वो मैंने 20% से 18% कॉस्ट ऑफ इक्विटी किया था, क्या वो वाकई में कम होगा? The earnings of TPL appear to be growing at a rapid annual rate, and it seems somewhat doubtful that the same growth rate could be achieved after the acquisition of DPL, which as an independent company shows no such sign of such dynamism. TPL का अभी जो ग्रोथ रेट है वो 12% है। क्या जब हम DPL को खरीद लेंगे तो कोई कल्चरल प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? कभी कभार नई कंपनी को हम खरीदते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन की वजह से कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में रुकावट आ सकती है। क्या कोई ऐसे मसले तो मैं फेस नहीं करूंगा? क्या ये ग्रोथ रेट बाद में चलता रहेगा? क्योंकि इस ग्रोथ रेट को मैंने यूज किया है कंपनी की वैल्यूएशन में, अगर ये ग्रोथ रेट ही गलत होगा तो बहुत सारे मसले हो सकते हैं। द इशुएंस ऑफ शेयर्स टू DPL may have an effect on the company's existing share voting right power. जब हम नए शेयर्स इशू करते हैं ना, अब देखें अभी तो TPL के शेयर होल्डर्स के 10 मिलियन शेयर्स थे और 100% शेयर्स TPL के शेयर होल्डर्स के पास थे, यानी कि उनके पास 100% वोटिंग राइट था। अब नई कंपनी के 10 मिलियन शेयर्स नहीं होंगे, 11.76 मिलियन शेयर्स होंगे, 1.76 मिलियन शेयर्स नए इशू करे जा रहे हैं, तो कुछ वोटिंग राइट DPL के जो पुराने शेयर होल्डर्स थे जो अब TPL के शेयर होल्डर्स हो गए उनके पास होगा। उसका क्या इम्पैक्ट है? अच्छा, इसी तरह से कुछ बातें हम डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स और DPL की पढ़ लेते हैं। दे शुड कंसिडर वेदर द प्राइस ऑफर्ड बाय TPL इज इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ द कंपनीज एसेट्स। क्या जो TPL हमें प्राइस पे कर रहा है, DPL वाले सोचेंगे वो हमारे जो एसेट्स हैं उससे ज्यादा है, क्योंकि वरना तो मैं एसेट्स बेचकर ही उतना कमा लूं। देर आर एनी अदर पोटेंशियल बिडर्स फॉर देयर कंपनी शेयर कैपिटल। क्या कोई और बंदा है जो कंपनी को खरीदना चाह रहा हो, खरीद सकता हो या खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो? A higher price should be sought from TPL so that DPL shareholders may get some more synergy benefits which presently go mostly to the shareholders of TPL. क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ज्यादा कंसिडरेशन मांगते, 20% नहीं 30-40% मांगते? इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आपके पास मेंशन हैं। इस सवाल को अच्छे से देखें, अच्छे से सुने, समझें, अंडरस्टैंड करें, वीडियो को 2 बार कम से कम देखें, जो इसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको ज़रा आप अपने पेपर वर्क पर करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।